नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आज हम बात करेंगे महाजनपद काल की। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था और लोहे का प्रयोग मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि लोहे के उपकरणों से एक तो जो कृषि क्षेत्र है उसमें व्यापक उन्नति हुई, साथ ही इसमें सैन्य व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। हमने पढ़ा था कि वैदिक कालीन समाज एक प्रकार से कबीलाई समाज था, कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, घुमक्कड़ जीवन जीते थे, पशुपालन करते थे और उनका जीवन भी अस्थायी था। खेती भी करते थे लेकिन वो भी स्थायी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल आते-आते स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, अर्थात एक जगह पर स्थायी आवास बनाना इन्होंने शुरू किया। इस स्थायी जीवन से क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न होने लगी और ये क्षेत्रीयता की भावना धीरे-धीरे जनपद, महाजनपद व्यवस्था के रूप में देखने को मिली। इस व्यवस्था को ये जो जनपद और महाजनपद व्यवस्था हुई है, इसको द्वितीय नगरीकरण कहा गया है। द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ माना जाता है इसको। अब इसको द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ मानते हैं तो पहला नगरीकरण कब हुआ था? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो पहली नगरीय क्रांति या पहला नगरीकरणी नगरीय व्यवस्था थी। ये जो महाजनपद व्यवस्था बनी है, केपी जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में इसको इस समय को राष्ट्रीय राज्यों का काल माना है। तो ये पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना है। सेट परीक्षा, नेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है कि हिंदू पॉलिटी किसकी पुस्तक है। हिंदू पॉलिटी इसको लिखा है केपी जायसवाल ने। केपी जायसवाल के बारे में भी पूछा जाता है, इनकी पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, सिलेबस में है ये। तो ध्यान रखना है कि केपी जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में क्या कहा है, ये जो महाजनपद का काल है ये राष्ट्रीय राज्यों का काल था। ये जो द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद व्यवस्था स्थापित हो रही थी या अस्तित्व में आ रही थी, इस समय लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का ये समय माना जाता है और इस समय को हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। इस समय की जो विशेषता थी, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ये उत्तरी काले चमकीले मृदभांड इस समय की विशेषता थी। ये परीक्षा में पूछा गया फैक्ट है कि जो महाजनपद का समय था, इस समय कौन से मृदभांड प्रचलित थे? तो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड इस समय प्रचलन में थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में ये जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख मिलता है, बकायदा इनकी लिस्ट मिलती है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। हालांकि दोनों में जो ग्रंथों में महाजनपदों के जो नाम मिलते हैं उनमें काफी फर्क है, अलग अलग है इसमें। तो इन ग्रंथों का भी नाम ध्यान रखना है, अंगुत्तर निकाय। जो बौद्ध ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है। इन 16 महाजनपदों को हम एक एक करके हमारी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। वैसे तो काफी विस्तार से इनका अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन हमारी परीक्षा की रिक्वायरमेंट क्या है हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसमें पहला महाजनपद आता है काशी। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी जिसको आज हम बनारस कहते हैं, ये वाराणसी वरुणा और असी इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। वरुणा और असी के संगम पर है, इसलिए इसको वाराणसी कहा जाता है। वरुणा और असी नाम था तो धीरे धीरे वो वाराणसी हो गया। ये जो वाराणसी क्षेत्र है, इसको अविमुक्त क्षेत्र अभिधाम इस नाम से भी जाना जाता है। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान। वाराणसी का पहला उल्लेख हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है।
और जब ये महाजनपद व्यवस्था शुरू हुई थी, इस समय काशी बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। बाकी दूसरे अगर जनपदों के मुकाबले देखोगे, दूसरे महाजनपद के मुकाबले, तो काशी एक शक्तिशाली महाजनपद था। लेकिन पहले कौशल में इसका विलय होता है, फिर अजातशत्रु कौशल को मगध में मिला लेते हैं, तो काशी का भी फाइनली मगध में विलय हो जाता है। काशी का कौशल में विलय की बात करें तो वो अजातशत्रु ने नहीं किया था। ये काम किया था एक कंस नाम का एक शासक था कौशल का, उसने काशी को कौशल में मिलाया था। काशी की प्रसिद्धि के कारणों की अगर बात करें तो यहाँ पर सूती रेशमी वस्त्र और घोड़े के व्यापार के कारण काशी प्रसिद्ध था। महाजनपद काल की हम बात कर रहे हैं। इस समय ये रेशमी कपड़े, सूती कपड़े और घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा महाजनपद आता है कौशल। इसकी राजधानियां दो थी। उत्तरी राजधानी थी इसकी श्रावस्ती, और दक्षिणी राजधानी थी इसकी कुशावती। कौशल की ये दो राजधानियां थी, और सरयू नदी कौशल को दो भागों में विभाजित करती है। जो कौशल कौशल महाजनपद है, इसको दो भागों में बांटती है। कौशल महाजनपद जो अयोध्या है, वो अयोध्या वाला क्षेत्र है, जिसको वर्तमान में फैजाबाद के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो राजधानी है श्रावस्ती, श्रावस्ती का जो क्षेत्र है वो आज की तारीख में जो सहेत महत है गोंडा जिले में, वो इसकी राजधानी श्रावस्ती वाला क्षेत्र है। एक शासक हुए प्रसेनजीत। ये प्रसेनजीत कौशल के प्रसिद्ध शासक हुए हैं। इन प्रसेनजीत की पुत्री थी वजीरा। इस वजीरा का विवाह होता है अजात शत्रु के साथ, और अजात शत्रु मगध के शासक है। तो इस विवाह में प्रसेनजीत, जो अभी काशी के शासक है और कौशल के शासक है, और कौशल के अधीन काशी भी है, तो काशी अजात शत्रु को दहेज में दे देते हैं, क्योंकि काशी कौशल के अधीन है। बाद में फिर ये जो कौशल राज्य ये भी अजात शत्रु को मिल जाता है, यानी कि मगध में शामिल हो जाता है। तो कौशल के एक प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत, इनका भी ध्यान रखना है। बुद्ध के समकालीन हुए ये। तो प्रसेनजीत कौशल के प्रसिद्ध शासक थे, बुद्ध के समकालीन थे। मध्यम निकाय में एक उल्लेख आता है कि प्रसेनजीत बुद्ध के बारे में बताते हैं कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ, बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि प्रसेनजीत बुद्ध के समय के हैं। प्रसेनजीत का पुत्र था विडुब, जिसको विरुद्धक कहा गया है, लेकिन जो पुराने ग्रंथों में नाम मिलता है वो विडुडब मिलता है। विडुडब या विरुद्धक। ये विरुद्धक षड्यंत्र करके प्रसेनजीत को अपदस्थ कर देते हैं। हालांकि ये विरुद्धक जब शाक्यों पर आक्रमण करता है, तब वापस लौटते समय पूरी सेना समेत ये बाढ़ में डूब जाता है और समाप्त हो जाता है। शाक्यों पर आक्रमण करने का इसका कारण ये रहता है कि प्रसेनजीत जो भी शासक थे इससे पहले कौशल के, वो शाक्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जो शाक्य है वो ये नहीं चाहते थे। मतलब शाक्यों की इच्छा ये नहीं थी कि वो अपनी पुत्री का विवाह प्रसेनजीत से करवाए। उन्होंने क्या करा कि एक दासी का विवाह प्रसेनजीत से करवा दिया, जिसका नाम मल्लिका था, और इस मल्लिका का नाम वासव खतिया भी मिलता है। वासव खतिया या मल्लिका। इस मल्लिका का पुत्र था ये विरुद्धक। इस विरुद्धक ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए शाक्यों पर आक्रमण किया था। अगला महाजनपद आता है अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, जो वर्तमान में बिहार में है।
अथर्ववेद में इसका भी उल्लेख मिलता है अंग महाजनपद का, और इसको बिंबिसार मगध राज्य में मिला लेते हैं। अगला महाजनपद है मगध। और इस मगध का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है, जो धीरे धीरे अन्य जनपद महाजनपदों का विलय कर लेता है और एक साम्राज्य स्थापित होता है, जिसको हम मगध साम्राज्य कहते हैं। तो आगे की क्लासों में हम मगध साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला जो महाजनपद है वो है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ज्यादातर परीक्षाओं में महाजनपदों की राजधानियां ही पूछी जाती है और उनकी स्थिति की ये कहां पर है, या फिर कोई अगर प्रसिद्ध शासक हुआ है तो उसके बारे में पूछ लेंगे। वत्स में उदयन नाम का एक शासक हुआ है पौरव वंश का। पौरव वंश का शासक था ये। इसका विवाह होता है चंड प्रद्योत की पुत्री के साथ, जिसका नाम वासव दत्ता था। इस वासव दत्ता के साथ इसका विवाह होता है, जिस पर स्वप्न वासव दत्ता नाटक लिखा गया है। स्वप्न वासव दत्ता, इसी वासव दत्ता पर लिखा गया नाटक है जो भास ने लिखा था। इसके अलावा रत्नावली, प्रियदर्शी, ये भी दोनों नाटक ही है जो हर्ष के समय लिखे गए थे। हर्ष के नाम से ही लिखे गए थे, हर्ष ने तो नहीं लिखे थे, लेकिन नाम हर्ष का ही मिलता है कि हर्ष के नाटक है। इनमें भी ये जो नाटक है ये भी उदयन पर ही लिखे हुए हैं। उदयन और चंड प्रद्योत में युद्ध हुआ था, जिसमें चंड प्रद्योत जीत गए थे, लेकिन बाद में फिर उदयन से अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। यहां से जो ये राजधानी है कौशाम्बी, इसके पास से एक उड़ते हुए बाज की आकृति वाली यज्ञशाला के अवशेष मिले हैं, जिसको शेन चेती कहा गया है। इसके बारे में माना जाता है कि ये वही यज्ञशाला है जहां पर जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। मतलब सर्पों को समाप्त करने के लिए जन्मेजय ने यज्ञ किया था। ये परीक्षित के वंश का था, क्योंकि परीक्षित की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी, तक्षक नाग के काटने से। तो उनको दंडित करने के लिए जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ किया था। तो माना जाता है कि ये वही यज्ञशाला है। चेती जो यज्ञशाला है, ये वही सर्प यज्ञ वाली यज्ञशाला है। अगला महाजनपद आता है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली और मिथिला, दो राजधानियां हैं। ये जो वज्जी है ये 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्य ये गणराज्य थे, तो ये 8 गणराज्यों का संघ था। और वज्जी का अर्थ ही होता है कि पशुपालक समुदाय, समुदाय यानी कि संघ। तो जो वज्जी है वो 8 गणराज्यों या पशुपालक समुदायों का एक संघ था। अगला महाजनपद है मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा और पावा, इसकी भी दो राजधानियां। अगला महाजनपद आता है अवंती। अवंती की भी दो राजधानियां हैं, जिसमें एक है उज्जैनी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, और
दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ये जो अवंती महाजनपद है ये मालवा क्षेत्र में, खासकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाले क्षेत्र में। चंड प्रद्योत यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ है जिसको महासेन भी कहा गया है। और बिंबिसार का राज्यवेद जीवक इसका उपचार करने के लिए आया था। इसको पांडु रोग हो गया था, इसका इलाज करने के लिए जीवक आया था। जीवक कौन है, ये जब हमने बुद्ध की क्लास पढ़ी थी उसमें इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जीवक जो बिंबिसार का राज्यवेद था, बुद्ध की भी इसने उपचार किया था, बुद्ध का भी और चंड प्रद्योत का भी उपचार किया था। इसके अलावा सोनदत्त और अभय कुमार ये दोनों बौद्ध भिक्षु थे, ये भी अवंती के रहने वाले थे, सोनदत्त और अभय कुमार। दोनों बौद्ध भिक्षु थे, दोनों अवंती के रहने वाले थे। चंड प्रद्योत ने भी महात्मा बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए, तो फिर उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा था, महाकच्चायन को। और इन तीनों के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। सोनदत्त और अभय कुमार कहाँ के निवासी थे, तो ये अवंती के निवासी थे। और जब महात्मा बुद्ध अवंती नहीं आ पाए तो उन्होंने किसको भेजा था, तो महाकच्चायन को इन्होंने अवंती भेजा था। और अवंती के शासक के बारे में पूछा जाता है चंड प्रद्योत। जीवक के बारे में पूछा जाता है कि चंड प्रद्योत का, जब पांडु रोग से पीड़ित हो गए थे चंड प्रद्योत, तो उसका इलाज किसने किया था, जीवक ने किया था। और जीवक बिंबिसार के राज्यवेद्य थे, महात्मा बुद्ध का इलाज भी जीवक ने ही किया था। अगला महाजनपद है चेदी। चेदी की राजधानी है शुक्तिमती। और महाभारत काल में जो शिशुपाल था वो यहीं का राजा था। अगला महाजनपद आता है अस्मक। अश्मक या अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोटन। पोटन या पोटली दोनों नाम मिलते हैं। ये जो अस्मक महाजनपद है ये गोदावरी नदी के तट पर है, यानी कि दक्षिण भारत में स्थित है। और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। इसको भी बीच में एक समय अवंती जीत लेता है अस्मक महाजनपद को, तो इसकी स्वतंत्र अस्तित्व इसका समाप्त हो जाता है, ये अवंती महाजनपद का हिस्सा हो जाता है। अगला महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर। फिर एक महाजनपद और है पांचाल। पांचाल की भी दो राजधानियां है, अहिछत्र और कांपिल्य। अहिछत्र और कांपिल्य इसकी दो राजधानियां हैं। कन्नौज नगर भी इस पांचाल महाजनपद में ही था, जिसको कान्यकुब्ज या महोदय नगर भी कहा जाता है। ये प्रश्न बना है कि जो कन्नौज है इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो एक तो कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था और महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था, इस चीज का ध्यान रखना है। अगला महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। और इसका ऐतिहासिक उल्लेख ऋग्वेद, कौशिक की उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण इनमें भी मिलता है। जो राजस्थान वाला हिस्सा है, राजस्थान में पड़ता है मत्स्य। अगला महाजनपद है शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। और इस मथुरा का विवरण ग्रीक लेखों में भी मिलता है मेथोरा के नाम से। और यहाँ के जो शासक थे वो यदुवंशियों का शासक यहाँ पर था। और जब महात्मा बुद्ध थे उस समय यहाँ पर जो शासक था वो अवंती पुत्र था, अवंती कुमार या अवंती पुत्र यहाँ का शासक था। अगला महाजनपद है गांधार। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। यहाँ पर एक प्रसिद्ध शासक हुए पुष्कर सारिन, इनको दार्शनिक राजा भी कहा गया है। इन्होंने चंड प्रद्योत को हराया था। तो चंड प्रद्योत
की लड़ाई उदयन से भी होती है, उदयन को तो ये हरा देते हैं, और पुष्कर सारिन से भी होती है, तो पुष्कर सारिन से ये हार जाते हैं। पुष्प कलावती गंधार महाजनपद का एक दूसरा प्रमुख नगर था, और इसके बारे में पूछा भी गया है कि पुष्प कलावती किस महाजनपद में था, तो ये गंधार में आता है। अगला महाजनपद है कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक। कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, और कौटिल्य ने इस कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ का मतलब होता है कि वार्ता मतलब कि कृषि, पशुपालन, व्यापार और शस्त्र यानी कि युद्ध करके अपनी जीविका चलाने वालों का संघ है कंबोज। इन 16 महाजनपदों में 14 तो राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। गणतंत्र की बात करें तो वज्जी और मल्ल ये दोनों गणतंत्र थे। जो वज्जी है वो 8 गणराज्यों का संघ था, और मल्ल 2 गणराज्यों का संघ था। सोलह में से 4 महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली थे: मगध, कौशल, वत्स और अवंती। शुरू में काशी भी था, लेकिन काशी पहले कौशल और फिर मगध का हिस्सा बन जाता है। इन 16 जनपदों, इन 4 महाजनपदों में भी अगर बात करें तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो बाद में मगध साम्राज्य बनता है। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है मगध। इन 16 महाजनपदों में 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। यह प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा महाजनपद गंगा घाटी क्षेत्र में नहीं है। तो 10 तो गंगा घाटी में ही स्थित थे, लेकिन जो 6 है वो गंगा घाटी में नहीं थे। तो 6 में से कौन नहीं थे गंगा घाटी में? पहला तो एक अशमक जो दक्षिण भारत में था, दूसरा गंधार जो अफगानिस्तान में है, तीसरा अवंती जो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को ये पता होगा कि गंगा नदी मध्य प्रदेश में नहीं आती है। तो अशमक, गंधार और अवंती। याद रखने में सुविधा होगी कि अशमक दक्षिण का है, गंधार अफगानिस्तान में है, अवंती मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा 3 और है: मत्स्य, चेदी और कंबोज। कंबोज है कश्मीर में। कश्मीर में है तो ये भी गंगा घाटी क्षेत्र में नहीं हो सकता है। मत्स्य राजस्थान में है। राजस्थान में भी गंगा नदी नहीं जाती है। और चेदी ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। तो ये 6 महाजनपद गंगा नदी घाटी क्षेत्र में नहीं थे। तो ये था महाजनपद काल की क्लास। अगली क्लास में हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।